हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली क्विज। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और कितने कथन सही है यहाँ पे है ये ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, यह बिहार का एकमात्र बाघ आरक्षित क्षेत्र है, तो ये सही है। ठीक है, कह रहा है इस टाइगर रिजर्व की वनस्पति भावर और तराई क्षेत्र का संयोजन है, तो ये भी सही है। कोसी नदी इसके मध्य से होकर प्रवाहित होती है, तो ये तीसरा क्या है, गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, केवल दो सही, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, तब यहाँ ध्यान देना है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व है जो भारत में हिमालय के तराई वनों की सबसे पूर्वी सीमा का निर्माण करता है। अतः कथन पहला सही है। कर VTR मतलब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है। ये भी पूछा जाता है पूर्वी चंपारण में है या पश्चिम चंपारण में जिले में स्थित है, जो उत्तर में नेपाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। कर गंगा के मैदानी जैव भौगोलिक क्षेत्र में स्थित इस टाइगर रिजर्व की वनस्पति भावर तथा तराई क्षेत्रों का संयोजन है। अतः कथन दूसरा क्या है, सही है। ठीक है, कर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वनों में पाए जाने वाले वन्य स्तनधारियों में बाघ, स्लॉथ, भालू, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, बायसन, जंगली सुअर आदि शामिल है। कर है गंडक, पंडई, मनूर, हर्रा, मसान तथा भापसा नदियाँ इस अभ्यारण्य के विभिन्न हिस्सों में प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे क्लियर है कि सिर्फ कोसी जो है क्या है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से नहीं बहती है। ये सब नदियाँ हैं लेकिन कोसी तो है ही नहीं, इसलिए तीसरा गलत है। ठीक है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर इस अधिनियम ने बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 का स्थान लिया, जो ब्रिटिश काल के दौरान लागू किया गया था। तो यह पहला कथन जो है सही है जहाँ तक लग रहा है। कर अधिनियम बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 करा इस अधिनियम ने बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 का स्थान लिया, जो ब्रिटिश काल के दौरान लागू किया गया था। अतः कथन एक सही है। कर इसमें बच्चे का मतलब 21 साल से कम उम्र का पुरुष और 18 साल से कम उम्र की महिला है। कर इसमें 2 साल के कठोर कारावास और या 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा के प्रावधान के साथ बाल विवाह को रोकने की परिकल्पना की गई है। कर यह अधिनियम बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति का भी प्रावधान करता है, जिसका कर्तव्य बाल विवाह को रोकना है और इसके बारे में जागरूकता फैलाना है। अतः कथन दूसरा सही है। चबुत्ती नाटकम एक नाटक रूप हाल ही में समाचारों में देखा गया था। यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मणिपुर। तो आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। ठीक है, ऑप्शन बी केरल। करा चवितु नाटकम एक रंगीन और सशक्त थिएटर रूप है, एक लोक कला रूप माना जाता है जो पात्रों के आकर्षक मेकअप, उनकी विस्तृत वेशभूषा, हाव भाव तथा अच्छी तरह से परिभाषित शारीरिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। कर ऐसा माना जाता है कि ईसाई धर्म के प्रसार के साथ केरल के कोंडुगलूर में इस कला का विकास हुआ है। माना जाता है कि पुर्तगालियों ने इस कला रूप को केरल में पेश किया था। अतः विकल्प क्या है, ये सही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है कि पहला क्या है। तो वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 प्रेस को विनियमित करने वाला पहला ब्रिटिश हस्तक्षेप था। तो ध्यान देना है कि वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम से भी पहले बहुत सारे ऐसे अधिनियम आए थे जो क्या है, प्रेस को अधिनियमित करते थे, कंट्रोल करते थे। ठीक है ना, तो पहला क्या है, गलत है। कर मेटकाफ ने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 को निरस्त कर दिया और उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान देना है कि भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में मेटकाफ को जरूर जाना जाता है, बट क्या है,
1878 को निरस्त करने के लिए नहीं, 1843 था, उसको देखना होगा। तो यहाँ पे दोनों कथन गलत है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रेस विनियमन से संबंधित स्वतंत्रता पूर्व विधान कर लॉर्ड ब्लेजली के तहत सेंसरशिप। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक है। फ्रांसीसी आक्रमण की आशंकाओं के कारण पूर्व सेंसरशिप सहित सख्त युद्धकालीन प्रेस नियंत्रण लागू किया गया। कर बाद में वर्ष 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा प्री सेंसरशिप हटाकर इसमें ढील या छूट दी गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जॉन एडम्स द्वारा लाइसेंसिंग बी नियम 1823 कर इसमें बिना लाइसेंस के प्रेस शुरू करने या संचालित करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जिसे बाद में बढ़ाते हुए विभिन्न प्रकाशनों पर लागू कर दिया गया है। कर मुख्य रूप से भारतीय भाषा के समाचार पत्रों या भारतीयों के नेतृत्व वाले समाचार पत्रों को निशाना बनाया गया है, जिसके कारण राम मोहन राय का मिरातुल अकबर बंद हो गया है। प्रेस अधिनियम 1835 मैटकाफ अधिनियम कर प्रतिबंधात्मक 1823 अध्यादेश को निरस्त कर दिया गया है, जिससे मैटकाफ को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता की उपाधि मिली थी, और 1835 को निरस्त करने के लिए। अच्छा, प्रतिबंधात्मक 1823 अध्यादेश को निरस्त कर दिया गया था इसके द्वारा। ठीक है, तो ठीक है 1823 में, जिससे मैटकाफ को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता की उपाधि मिली था। कथन दूसरा सही नहीं है। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे क्या है, मुद्रकों प्रकाशकों द्वारा अपने परिसर के बारे में सटीक घोषणाएं करना अनिवार्य की गई और आवश्यकता अनुसार समाप्ति की अनुमति दी गई 1835 वाले में। कर वर्ष 1857 के विद्रोह के दौरान लाइसेंसिंग का अधिनियम आया, तो 1857 के आपातकाल के कारण आगे लाइसेंसिंग प्रतिबंध लगाए गए। कर मौजूदा रजिस्ट्रीकरण प्रक्रियाओं को संवर्धित किया गया, जिससे सरकार को किसी भी मुद्रित सामग्री के प्रसार को रोकने की शक्ति मिल गई। कर वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम 1878 इसे वर्नाक्युलर प्रेस को विनियमित करने, राजद्रोह से संबंधित लेखन को प्रतिबंधित करने और विभिन्न समुदायों के बीच कलह को रोकने के लिए डिजाइन किया गया। कर स्थानीय समाचार पत्रों के मुद्रकों और प्रकाशकों को सरकार विरोधी या विभाजनकारी विषयों को प्रसार करने से परहेज के लिए एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने की मांग की गई। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिलहाल नहीं है। कर मजिस्ट्रेट द्वारा लिए गए निर्णय न्यायालय में अपील के किसी भी अवसर के बिना अंतिम होते थे। फिर स्पष्टता है, भारतीय प्रेस को विनियमित करने वाला यह पहला ब्रिटिश हस्तक्षेप नहीं था। इस कारण से पहला कथन जो था सही नहीं था। समाचार पत्र यानी अपराधों को उकसाना अधिनियम 1908। ठीक है, कर हिंसा या हत्या के लिए उकसाने, आपत्तिजनक विषय वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली प्रेस संपत्तियों को जब्त करने के लिए मजिस्ट्रेटों को अधिकार दिया गया। कर उग्र राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोपों का सामना करना पड़ा और उन्हें मांडले ले जाया गया, कर जिससे व्यापक विरोध और हड़ताल की घटनाएं हुई। ठीक है, तो आइए देखते हैं थोड़ा सा। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 अभी बाकी है। कर स्थानीय सरकार रजिस्ट्रीकरण के सामान्य समय सुरक्षा की मांग कर सकती थी। कर उल्लंघन करने वाले समाचार पत्रों को दंडित कर सकती थी और जांच के लिए निःशुल्क प्राप्तियां मांग कर सकती थी। कर वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम के समान कड़े नियम लागू करके प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित किया गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन सा सही है। तो सूर्य एक न्यूट्रॉन तारा होने की उम्मीद नहीं है, तो जो एक संघन तथा सहंत तारकीय पिंड है जो सुपरनोवा विस्फोट के बाद एक विशाल तारे के क्रूड के अवशेषों से निर्मित होता है। तो यहाँ पे जो के बाद जो है ये न्यूट्रॉन तारा के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है ना, तब क्लियर होगा। पर इसमें अंततः न्यूट्रॉन तारा बनने के लिए आवश्यक द्रव्यमान का लगभग 10वां हिस्सा ही है। अब इसमें ये सूर्य के लिए आया है। ठीक है, तो सूर्य का द्रव्यमान ऐसा है कि ये न्यूट्रॉन तारा नहीं बन सकता है, क्योंकि इसका द्रव्यमान जितना होना चाहिए न्यूट्रॉन तारा के लिए उसका सिर्फ 10वां हिस्सा ही है। ठीक है ना, और यहाँ पे जो परिभाषित यहाँ जो के बाद है न्यूट्रॉन तारा को किया गया है, क्योंकि ये बड़े आकार का होना चाहिए। तो इस कारण से क्या है, कथन 1 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या कर पा रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं।
करा न्यूट्रॉन तारा एक सघन तथा सहत तारकीय पिंड है जो सुपरनोवा विस्फोट के बाद एक विशाल तारे के करोड़ के अवशेषों से निर्मित होता है। ये तारे ब्रह्मांड में ज्ञात सबसे घने पिंडों में से हैं जो एक विशाल द्रव्यमान को अपेक्षाकृत छोटे आकार में समेटते हैं। करा वर्ष 1967 में पल्सर की खोज ने न्यूट्रॉन तारों के अस्तित्व का पहला साक्ष्य प्रदान किया। करा पल्सर वे न्यूट्रॉन तारे हैं जो प्रत्येक घूर्णन में एक बार विकिरण के स्पंदन उत्सर्जित करते हैं। करा किंतु सूर्य इसके लिए पर्याप्त बड़ा नहीं है। इसमें मूल रूप से न्यूट्रॉन तारा बनाने के लिए आवश्यक द्रव्यमान का केवल 10वां हिस्सा है। तो अतः कथन 1 और 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक प्रभाव कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ठीक है, तो देखते हैं। करा यह डीपीआई सिस्टम विकसित करने में देशों को अपस्ट्रीम तकनीकी और गैर तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। तो ये पहला सही है। करा इस फंड में योगदान करने के लिए अन्य सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और परोपकारी संस्थाओं सहित सभी प्रासंगिक हितधारकों को एक मंच प्रदान करता है। तो दूसरा भी सही है। कर भारत ने इसके लिए $25 मिलियन की प्रारंभिक प्रतिबद्धता जताई है। तो ये भी सही है। यहाँ पे तीनों सही है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सामाजिक प्रभाव निधि SIF की कल्पना वैश्विक दक्षिण में डीपीआई कार्यान्वयन को तेजी से ट्रैक करने के लिए सरकार के नेतृत्व वाली बहुहितधारक पहल के रूप में की गई है। कर यह फंड डीपीआई सिस्टम विकसित करने में देशों को अपस्ट्रीम तकनीकी और गैर तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। अतः कथन 1 सही है। कर SIF इस फंड में योगदान करने और सतत विकास में तेजी लाने में मदद करने के लिए अन्य सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा परोपकारी संस्थाओं सहित सभी प्रासंगिक हितधारकों हेतु एक मंच प्रदान करता है। अतः कथन दूसरा सही है। ठीक है, आगे क्या है। तो आगे है कि भारत के प्रधानमंत्री ने एक सामाजिक प्रभाव कोष के निर्माण की घोषणा की है जिसके लिए भारत ने $25 मिलियन की प्रारंभिक प्रतिबद्धता का वादा किया है। अतः कथन तीसरा भी सही है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में 50 in 5 अभियान खबरों में था। इसका सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया गया है। तो डायरेक्ट आंसर देखते हैं कि इसका आंसर है ऑप्शन ए 50 in 5। यह 50 in 5 एक देश के नेतृत्व वाला एडवोकेसी अभियान है। वर्ष 2028 तक 50 in 5 अभियान ने 50 देशों को उनके डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के घटकों को डिजाइन, लॉन्च और स्केल करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं 50 in अभियान करा 50 in 5 एक देश के नेतृत्व वाला एडवोकेसी अभियान है। वर्ष 2028 तक 50 in 5 अभियान ने 50 देशों को उनके डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचों के घटकों के डिजाइन, लॉन्च और स्केल करने में मदद मिलेगी। तब विकल्प ए सही है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडिया स्टैक ओपन API और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के एक सेट का उपनाम है जिसका उद्देश्य जनसंख्या पैमाने पर पहचान, डेटा और भुगतान की आर्थिक प्राथमिकताओं को अनलॉक करना है। तो कितने कथन सही है ये ढूंढना है। ठीक है, तो इंडिया स्टैक ओपन API और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के एक सेट का उपनाम है जिसका उद्देश्य जनसंख्या पैमाने पर पहचान, डेटा और भुगतान की आर्थिक प्राथमिकताओं को अनलॉक करना है। तो ये पहला सही है। करा जैसा कि नाम से पता चलता है इंडिया स्टैक दृष्टिकोण केवल भारत तक ही सीमित नहीं। नाम यहाँ पे इंडिया स्टैक जरूर है बट ये जो है भारत के अलावा दूसरे देशों में भी यूज किया जाता है। कर भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में UPI के विकल्प के रूप में तत्काल भुगतान प्रणाली PIX पेश किया है। तो ध्यान देना है PIX ब्राज़ील ने पेश किया है, भारत ने नहीं। तो दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलती है। तो यहाँ पे कितने सही, केवल एक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना है कि इंडिया स्टैक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेरेंस का एक सेट है। यह आबादी के पैमाने पर पहचान, डेटा और भुगतान की आर्थिक प्राथमिकताओं को अनलॉक करने का लक्ष्य रखता है। कथन एक सही है। हालांकि इस परियोजना के नाम में इंडिया शब्द है। इंडिया स्टैक का दृष्टिकोण किसी एक देश तक सीमित नहीं है। ठीक है,
इससे किसी भी देश पर लागू किया जा सकता है, चाहे वो विकसित देश हो अथवा विकासशील देश हो। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि इस परियोजना की संकल्पना के साथ ही इसे सबसे पहले भारत में लागू किया गया, जहां अरबों व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा इसे तेजी से अपनाने से वित्तीय और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने में मदद मिली तथा देश को इंटरनेट युग के लिए तैयार किया गया। करैपिक्स एक त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्म है जिसे ब्राज़ील के मौद्रिक प्राधिकरण सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राज़ील द्वारा बनाया गया है और प्रबंधित किया जाता है। अतः कथन तीसरा सही नहीं है। ठीक है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी, तो ध्यान देना है द्वितीय विश्व 1939 में हुआ था, इसकी स्थापना 1930 में हो गई थी, तो पहला गलत है। इसका स्वामित्व तथा नियंत्रण 20 बैंक के पास है, ध्यान देना है कि इसका जो स्वामित्व है 63 बैंकों के पास है। ठीक है, तो दूसरा भी गलत है। इसका मुख्य कार्यालय जो है स्विट्जरलैंड के बैसल में स्थित है, तो ये तीसरा जो है सही है, केवल 3 सही, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, इसकी स्थापना वर्ष 1930 में हुई थी, अतः कथन एक सही नहीं है। BIS का स्वामित्व 63 केंद्रीय बैंकों के पास है जो विश्व भर के देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका विश्व सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 95% योगदान है। ठीक है, तो दूसरा नहीं सही है। इसका मुख्य कार्यालय बैसल स्विट्जरलैंड में स्थित है तथा इसके 2 प्रतिनिधि कार्यालय हांगकांग SAR एवं मेक्सिको सिटी में स्थित है और साथ ही विश्व भर में इसकी इनोवेशन हब सेंटर भी मौजूद है। तो तीसरा क्या है सही। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोल्डन क्रिसेंट का तात्पर्य वियतनाम, थाईलैंड, लाओस तथा म्यांमार से लगे क्षेत्र हैं। दूसरा भी पढ़ते हैं तो क्लियर होगा। गोल्डन ट्रायंगल का तात्पर्य अफगानिस्तान, ईरान तथा पाकिस्तान से लगे क्षेत्र हैं। तो ध्यान देना है कि गोल्डन क्रिसेंट में जो है गोल्डन ट्रायंगल में ये चारों आते हैं, ट्रायंगल जरूर नाम है लेकिन चारों आते हैं, और गोल्डन क्रिसेंट में ये अफगानिस्तान, ईरान तथा पाकिस्तान से लगे क्षेत्र आते हैं। इस कारण से ये दोनों गलत होता है। गोल्डन ट्रायंगल तथा गोल्डन क्रिसेंट जो है अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के केंद्र है, तो यहाँ पे तीसरा सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। गोल्डन क्रिसेंट, ठीक है, इसमें अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान शामिल है, तो कथन पहला क्या है सही नहीं है। अफगानिस्तान से लगे पाकिस्तान के कुछ हिस्सों का भी पाकिस्तानी ड्रग तस्करों द्वारा अफगान अफीम को हेरोइन में परिवर्तित करने और फिर भारत भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। गोल्डन ट्रायंगल, इसमें वियतनाम, थाईलैंड, लाओस तथा म्यांमार शामिल है। ठीक है, इसलिए दूसरा सही नहीं है। चीन की सीमा से सटे म्यांमार के शान और काचिन प्रांत भी चुनौती पेश करते हैं। यह क्षेत्र अवैध दवाओं के व्यापार, मानव तस्करी आदि के लिए प्रसिद्ध है। कथन तीसरा सही नहीं।